हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभंजन। वेलकम टू द चैनल वैगाबंडिंग बाय कार। आज हम इस गाड़ी का 1 लाख किलोमीटर्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड हमने पिछला रिव्यू जो किया था वो 27,000 में किया था। एंड आफ्टर दैट ये शायद पहली 1 लाख किलोमीटर की रिव्यू होगी XCV 700 की। इसके लिए हमने एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार करके आपके लिए लाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं कितना कवर हो पाएगा कितना नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहेंगे ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। ओनरशिप एक्सपीरियंस में सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कंफर्ट एंड यूजेबिलिटी। एक्चुअली मैंने ये सारे टॉपिक नोट करके लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फ़ोन भी देखता रहूँगा ताकि मैं टॉपिक भूल ना जाऊँ। तो कंफर्ट एंड यूजेबिलिटी में बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि भाई गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। वैसे तो ये 7 सीटर कार है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में इसका क्या रिस्पॉन्स है, कितना कंफर्टेबल है, कैसे ये बिहेव करता है, एंड सारे पैसेंजर्स के लिए कितना कंफर्टेबल है, ये बात करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लॉन्ग ड्राइव में भैया आपको कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल दैट आई हैव एवर ड्रिवन। इससे पहले मैं i20 चलाता था, हमें ब्रेक लेना पड़ता था 1700 की जर्नी में, जो मेरा बैंगलोर से होम टाउन हुआ करता है। लेकिन इसमें हम लोग नॉन स्टॉप रीवा से भी बैंगलोर तक ड्राइव किए हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। डेफिनेटली इट हैज़ फैटिग फ्री सिटिंग पोजीशन। सीट्स आर वेरी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। बकेट सीट है, आपको सबको पता है, इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवर द ईयर्स एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ड्राइवर के लिए, इसकी सीट एर्गोनॉमिकली भले ही डिज़ाइंड है, लेकिन इसकी सीट्स एर्गोनॉमिकली भले ही डिज़ाइंड हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो सिटिंग का पोजीशन है वो आपको बहुत प्रॉपरली चूज़ करना होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच कर देंगे, या तो आपके घुटने में या फिर पाँव में दर्द होगा या फिर आपके कंधे में दर्द होगा। तो ये जो है ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सिटिंग पोजीशन है वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होते हुए भी सिटिंग पोजीशन का एक्यूरेट सिटिंग पोजीशन को चूज़ करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे क्या बेकार लगता है इस गाड़ी में, मतलब लॉन्ग ड्राइव में एक चीज़ मुझे बड़ी बेकार लगती है, वो है इसका जो माइक। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हम आगे भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी माइक है। अगर आपको एक कॉल आता है, आप फ़ोन उठाते हैं यूजिंग द यूजिंग द एप्पल कार प्ले, तो आपको क्या होता है कि सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन आपको सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा होता है। अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि नेटवर्क का इशू है, बट इट्स नॉट नेटवर्क इशू, इट्स एक्चुअली द माइक दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भैया आप घंटों इसको ट्रिपल डिजिट में चलाइए। ट्रिपल डिजिट मतलब एक्सट्रीम ट्रिपल डिजिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रिपल डिजिट। एंड इट्स जस्ट माइल लाइक एनीथिंग। माइल मंचिंग व्हीकल है। इसमें कोई ऐसे आपको नहीं लगेगा कि हैंडलिंग में इशू है या सस्पेंशन में इशू है। ऑफकोर्स सस्पेंशन आवाज़ करती है, लेकिन ऐसा कोई इशू है सच आपको नहीं लगेगा। रास्ते में छोटे मोटे गड्ढे आ जाएंगे तो वो आराम से इजीली टैकल हो जाता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये एक ऐसा गाड़ी है। रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बोलूँगा, हाँ, महिंद्रा इज़ प्रीटी मच रिलायबल। महिंद्रा में एक चीज़ मैंने देखा है कि इनकी सर्विस नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है। अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा सर्विस सेंटर के साथ अच्छा लिंक है एंड आप उनसे कांटेक्ट में हैं, दे देमसेल्फ हेल्प यू आउट, एंड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, दे ओनली चैनलाइज इट एंड आपको सॉल्व करके दे देते हैं। दैट इज़ वन डिपेंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से दिस व्हीकल इज़ वेरी मच रिलायबल। आई हैव ड्रिवन 1 लाख किलोमीटर विदाउट एनी मैकेनिकल फॉल्ट एज सच, एक्सेप्ट वन इशू that I will talk in further due course of time. वेयर एंड टियर में आपको वेयर एंड टियर में इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ब्रेक पैड भैया आपका ज़्यादा ही है। इंजन ऑयल महिंद्रा के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 20,000 किलोमीटर में चेंज करना होता है, बट आई फील कि इंजन ऑयल शुड बी चेंज एवरी 10,000 किलोमीटर सिंस इट इज़ ए डीजल व्हीकल। मैं हर 10,000 किलोमीटर में इसको चेंज करना चाहूँगा। तो उससे क्या होता है 10,000 या लेसर देन दैट,
usually by 8,000 kilometers also I used to change it. So that gives me utmost satisfaction. And cost of ownership कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है इसमें मेंटेनेंस के वाइज और फ्यूल एक्सपेंसेस के वाइज एंड डीएफ एक्सपेंसेस के वाइज एंड ये 3 ही मेन की हैं। तो इनके बारे में मैं आपके साथ एक्सेल का जो मैंने शीट बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में डेटा कैप्चर किया हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। गोइंग फॉरवर्ड हम आपसे बात करेंगे परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आया है कि एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड। अब ये देखिए, ये जो सीट है दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन बकेट सीट है। आप सबको पता है 1 लाख किलोमीटर चल गया है, मार्केट में इतनी चल रही है, सबको पता है। दिस इज़ वेरी मच एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन, बट इसका जो सीटिंग पोजीशन आप यहाँ से चेंज करते हैं यूजिंग दिस बटन्स, इसमें क्या होता है अगर आप हल्का सा भी ऊंच नीच सेटिंग करेंगे ना आपके पाँव में दर्द देगा ही देगा। स्टीयरिंग पोजीशन कंधे के लिए एंड सिटिंग पोजीशन जो आपका पाँव और घुटना है उसके दर्द के लिए आपको वेरी मच यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट सेटिंग इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन इन योर बैक, बेसिकली अपर बैक, स्टीयरिंग the shoulder or the knee and the leg. If you are having any such issue, you should check your sitting position. It is only because of sitting position. कहीं तो 19-20 होगा, इसी वजह से ये दर्द देता है। अभी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। मैं थोड़ा गाड़ी का साउंड सुना देता हूँ आपको। 1 लाख किलोमीटर के बाद क्या चेंज है गाड़ी के साउंड में। मैं ऑब्वियसली इसका जो बोनेट है वो नहीं खोलूँगा क्योंकि हम लोग जो NVH लेवल चेक करते हैं विद द बोनेट क्लोज करते हैं। हम लोग इंजन मतलब बोनेट खोल के नहीं करते हैं। वैसे बोनेट खोल के भी मैंने NVH लेवल रिकॉर्ड कर रखा है जिसे हम DB में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी यूनिट होती है DB। सो इफ़ नीडेड मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसको बिना बोनेट खोले ही इसकी साउंड रिकॉर्ड करेंगे। ये सुनिए गाड़ी की इंजन का साउंड एंड इट इज़ नॉट साउंडिंग लाइक वेरी हार्श और समथिंग। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इसका जो साउंड है इट्स प्रीटी मच द सेम एज़ इट वाज द न्यू व्हीकल। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। आप सुन सकते हैं, हर एंगल से मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने से तो आपको बहुत ज़्यादा वो फ़ैन का साउंड आ रहा था, यहाँ से आप सुनिए प्रीटी मच द सेम जैसे वो नया इंजन का साउंड होता है, नए गाड़ी के इंजन का। इंजन एंड परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ओवर टाइम जो हम लोग जो पॉइंट रखे हुए हैं, तो 1 लाख किलोमीटर जिसको हमने कवर किया ऑलमोस्ट 2 साल 2 महीने सम डेज़ में। प्रिसाइजली मेरा 1 लाख किलोमीटर जो था 2 साल कंप्लीट होने के 1 दिन पहले हो गया था, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करने के लिए इतना टाइम लग गया बिकॉज ऑफ अदर वेरियस कमिटमेंट्स लाइक ऑफिस के काम और वगैरह वगैरह के लिए। तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस ओवर टाइम की। तो सबसे पहले इंजन परफॉर्मेंस। इंजन वाइज सबसे पहले मैंने आपको साउंड सुना दिया। इंजन के साउंड में कोई चेंज नहीं है। इट इज़ प्रीटी मच द सेम एज इट वाज द डे आई परचेज द व्हीकल। अभी इसमें एक चीज़ का मैं बोलूँगा जो मैं मेंटेनेंस वाले सेक्शन में बात करूँगा, दैट वाज लाइक रिलेटेड टू द इंजन ऑयल एंड अदर फ्लूइड्स दैट वी नीड टू चेंज। लेकिन ऐसे होना कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाना, पावर का प्रोडक्शन जो होता है, जो पावर डिलीवरी होती है वो कम हो जाना, या फिर जो पावर आपको लैग होता है वो हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ प्रीटी मच द सेम एज द न्यू व्हीकल। कोई स्लगिश रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई स्लोअर पिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स ऑल प्रीटी मच द सेम। इंजन इज स्टिल स्मूथ, उसमें कोई वाइब्रेशंस एज सच हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नॉइज़ एंड रफनेस वो तो आपको पता ही चल रहा होगा, साउंड से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि देयर इज़ नो वाइब्रेशंस, नो नॉइज़, नथिंग। ट्रांसमिशन एंड शिफ्टिंग। अबाउट ट्रांसमिशन एंड शिफ्टिंग मैं एक चीज़ बोलूँगा। ट्रांसमिशन जो है इसका कुछ लोग बोलते हैं कि XUV 700 की जो शिफ्टिंग है वो बड़ी चरकी है, लेकिन इस 1 लाख किलोमीटर में मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। इट इज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग इट वेरी हार्ड, आप पूरा एकदम दबा के उसको चला रहे हैं एक्सीलरेटर को, तब आपको ज़रूर फील होगा जर्क, क्योंकि भैया वो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ गियर्स नहीं लेता है, तो वो होता है।
तो ये इट इज़ वेरी स्मूथ। आज तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखा है। सॉरी, मैं उसमें ध्यान चला गया था। आज तक मेरे को ऐसे उसमें कोई ट्रांसमिशन शिफ्टिंग में या गियर शिफ्टिंग में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखा है। हाँ, लेकिन मैं डिफरेंशियल ऑयल चेंज करवाते रहता हूँ, जो अगेन हम लोग मेंटेनेंस के सेक्शन में बात करेंगे। एंड हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी, इट्स ऑल स्मूथ मैन, इट्स वाटर। लाइक आप ट्रिपल डिजिट्स में उड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रोड में खड्डा है, रोड में अंडुलेशंस है, रोड में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इट्स ब्यूटीफुल। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स द ब्रेक इज़ डैम गुड, एस्पेशली when the उसको एक फीचर है, मैं भूल गया उसका नाम एक्चुअली। जब आप ब्रेक लगाते हैं, जैसे आप हाई स्पीड में हैं, अचानक आप एक्सीलरेटर छोड़ के ब्रेक दबाते हैं ना, वो एक असिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, EBA बेसिकली। तो वो जैसे ही किक इन होता है ना, अचानक से आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी 40 km/h स्पीड। तो आप 100 में हो, सोच लो, तो आप पटाख से 70-60 में पहुंच जाओगे। और वो जब होता है ना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू अ बूस्ट। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप गाड़ी खड़ी कर लोगे, रोकना तो है नहीं। ऊपर से उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। ऑफ कोर्स द फ्यूल एफिशिएंसी इनिशियली आई वाज वेरी मच फ्यूल एफिशिएंसी कंसर्न, बट अब धीरे धीरे गाड़ी इतनी दमदार गाड़ी होते हुए मैं इसको एकदम बैलगाड़ी की तरह चलाता था फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के चक्कर में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से यूज़ किया जाए। तो जब मैं कहता हूँ, जब मैं 80 से 90 के बीच में क्या कहते हैं उसको, क्रूज़ कंट्रोल लगा लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है, जब मैं 80 से 90 के बीच में क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करता हूँ, तो उसमें हमारी जो एफिशिएंसी आती है वो 22 से 24 तक आती है। मैंने मैक्स रन किए हैं 24.6। लेकिन जब मैं स्पीड बढ़ा के 90 + 110 तक चला जाता हूँ, तो वो एफिशिएंसी गिर के 18 से 19 में आ जाती है, या फिर आप कह लीजिए 17 से 19 में आ जाती हैं। क्योंकि मैंने 17.2 भी देखा है कई सिनेरियोस में, जहाँ पे हमारे थोड़ा अपहिल ज़्यादा होते हैं या ये सब होता है, तो उसमें होता है इम्पैक्ट। लेकिन जब आप उसके ऊपर चले जाएंगे, जैसे 120 प्लस आप जा रहे हैं, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी की लग जाती है। आप 14 के ऊपर, 15 के ऊपर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग क्रूज़ कंट्रोल एंड यू आर ड्राइविंग इन समृद्धि एक्सप्रेस वे, डेफिनेटली आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक लगता ही नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हाईवेज में चला रहे हैं 120 प्लस, आप फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी 13 से 15 के बीच में ही रहेगी। इससे ज़्यादा मिलता है तो आप लगती हैं। नॉइज़ एंड हार्नेस में या कोई ऐसे सच नॉइज़ या साउंड क्रीप होना, या फिर आपके जो वाइब्रेशंस हैं ये फील होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में 90 किलोमीटर की सर्विस के बाद मेरे को वाइब्रेशंस फील हुए थे, इंजन में नॉइज़ मेरे को फील हुआ था। तो मैंने अपने ऑयल चेंज की रूटीन में बदलाव किया। मैंने ये कर दिया कि जो ऑयल चेंज में हमेशा 9000 किलोमीटर्स में करवाया करता था, उस ऑयल चेंज को मैंने 5,000 में किया, अप टू 6 टाइम्स। अब जब मैं 6 टाइम्स करने के बाद अभी इंजन एकदम पूरा सेटल डाउन है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई ऐसा जो नॉइज़ या मतलब वो सही जो बोलते हैं ना, आपको शडर फील होना, वो सब कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर ये पैटर्न दिखता है, हमारे कुछ मित्र हैं जैसे अर्जुन भाई हैं, वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप कोई वो यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एडिटिव वगैरह इंजन ऑयल में मिक्स करके, जो कि अच्छा भी है। अगर आपको पसंद आता है तो आप वो कीजिए। मुझे वो प्रेफरेंस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इंजन ऑयल से ही खेलता हूँ। मैं इंजन ऑयल को फ्रीक्वेंटली चेंज कर देता हूँ, एंड जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो फिर मैं नॉर्मल रूटीन में आ जाता हूँ। वेयर ऑन की कंपोनेंट्स बेसिकली टर्बोचार्जर, एग्जॉस्ट सिस्टम, टाइमिंग बेल्ट में मेरा बेल्ट चेंज हुआ था। वो बेल्ट जो पंप और क्या बोलते हैं उसको, वी बेल्ट बोलते हैं शायद, वो मैंने चेंज कराया था। वो रेगुलर चेंज में था, वो शायद 1 लाख या 90,000 सर्विस में हुई थी। एंड एज सच एग्जॉस्ट में या टर्बोचार्जर में विद गॉड्स ग्रेस कुछ भी कंप्लेंट नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। नो DF चोक, नो DF रीजन टिल्डेड, आपको DF रीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टायर्स, यस, ये देखिए आप, ये करंटली मेरा योकोहामा लगा हुआ है,
इससे पहले जो हमारी गाड़ी जब डिलीवरी हुई थी तो इसमें आए थे ब्रिजस्टोन के MRF वंडरर के टायर आए थे, जिसको मैंने 33,000 चलाया और 33,000 चलाने के बाद भैया मैंने उसको फेंक ही दिया, क्योंकि उसमें वेट ग्रिप बहुत ही बेकार था। मैंने एक शॉट भी डाला हुआ था जिसमें उसमें एक ट्रिप के बाद एक कील निकला और 5 पंचर निकले, तो उसी वजह से मैंने काइंड ऑफ नॉट रिलायबल, इसलिए मैंने उसको थ्रो कर दिया। देन आई पुट कॉन्टिनेंटल कॉन्टी स्पोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा टायर है, उसका जो ग्रिप है दैट इज़ दमदार। उसके जैसा ग्रिप शायद ही कोई टायर में मुझे मिला हुआ है, लेकिन वो घिसती बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी कि भैया 42,000 में ही उसकी जान निकल गई। तो उसी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसको निकालना पड़ा। निकाल के मुझे फिर मैंने उसको 42,000 चलाया था एंड देन आई पुट दिस योकोहामा ब्लू अर्थ RV02। This tire is already 22,000 kilometer old, 22 to 23, and still it is doing good. It still has life for another 30k minimum. So it will last up to 32. Total it will last up to I can say 50 to 60,000 kilometers, and it is very much value for money. So वो भी देखना पड़ता है पॉकेट को। अगला टॉपिक जो है वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ऑफ कोर्स द मेंटेनेंस इज एवरी 10,000 किलोमीटर, इट इज़ नॉट हैवी ऑन पॉकेट। सो एवरी अल्टरनेट सर्विस में इट कॉस्ट मी अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़, बट एवरी अदर अल्टरनेट सर्विस में वो 780 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मैं इंजन ऑयल एवरी 9,000 किलोमीटर या 7 to 9,000 किलोमीटर के बीच में चेंज करता हूँ, मेरा एवरेज जो सर्विस होता है जो 780 वाला है उसमें भी मुझे 5,000 रुपीज़ का बिल आता है, बिकॉज आई एवरी टाइम। मेरे को पसंद नहीं है पुराना इंजन ऑयल के साथ, पुराने टॉनिक के साथ चलाना, क्योंकि भैया अगर वो टॉनिक अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी के इंजन के अंदर कोई बात कैसे रहे। जैसे मैंने बताया, मैंने अपने बेल्ट को चेंज करा था। बेल्ट चेंज मेरी 1 लाख किलोमीटर की सर्विस या 90,000 में हुई थी, जैसे मैंने बताया था। वो एक मेजर सर्विस इंटरवल था जिसमें काफ़ी सारे चेंज हुए थे। बेल्ट चेंज हुआ था, फिर मेरा डिफरेंशियल के ऑयल अभी 1,20,000 में चेंज हुए, 1,10,000 में चेंज हुए। फिर मेरा कूलेंट चेंज हुआ था इन बिटवीन इन वन ऑफ द इंटरवल। तो इस तरह के थोड़े मोड़े चेंजेस आपको आते रहेंगे, दे आर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। अगर आपका सर्विस सेंटर के साथ अच्छा टाइप है, दे डू इट वेरी वेरी वेल, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट, दे डू इट वेरी वेल। ट्रस्ट देम, स्टैंड देयर, हैव अ लुक, आस्क देम व्हाई दिस इज देयर, एंड यू विल डेफिनेटली लव द वे दे विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हैपनिंग बेसिकली। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगला टॉपिक मैं बताता हूँ कॉमन रिपेयर्स में। भैया रिपेयर में सबसे बड़ा रिपेयर तो इसका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते रहता है बीच बीच में। कभी कभी कुछ लोगों का, मेरा तो नहीं हुआ है विद गॉड्स ग्रेस, लेकिन कुछ लोगों का ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर कपूट हो जाता है, उसको रीसेट करना पड़ता है, पूरा फ्लैश करना पड़ता है बेसिकली। तो वो मैंने सुना हुआ है। अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स में मेरा सिर्फ बॉडी वर्क का हुआ है, क्योंकि बेंगलोर की ट्रैफिक में आए दिन कोई ना कोई चुम्मा दे के चला जाता है, तो मुझे डेंट्स और स्क्रैचेस नहीं पसंद, तो मैं बॉडी वर्क्स बहुत करवाए हैं। जैसे एक पैनल, ये वाली पैनल जो है, ये पैनल मेरी चेंज है, और ये पैनल चेंज करने के बाद ये उन्होंने नया पेंट किया है, एंड इट डजंट हैव एनी डिफरेंस। आप देखिए, ये पुराना पेंट है, ये नया पेंट है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इतना परफेक्ट पेंट वर्क हुआ है कि आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस वर्क बेसिकली। इंफोटेनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी, येस इट इज़ वेरी मच रिलायबल, लेकिन कभी कभी जो गाड़ी स्टार्ट होता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है, अगर वो सही से बूट ना हो तो आपको हिल डिसेंट का एरर आता है या हिल होल्ड का एरर आता है। ये सारे जो एरर्स आते हैं, इनको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है भाई रीसेट कर दो, रीसेट या रीस्टार्ट कर दो, ऑफ करो ऑन करो, वो चले जाते हैं। अगर ना जाएँ तो बैटरी रीसेट करो, लेकिन अगर बैटरी रीसेट के बाद भी ना जाए तो पक्का सर्विस सेंटर में चेक कराओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो गया इससे। वैसे ऐसे मेजर कोई लफड़ा तो है नहीं। और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स मैं सुरेश ऑटो मारथाली में मेरा सर्विस करवाता हूँ, जो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को जैसा सर्विस चाहिए, जैसा काम चाहिए, वो करके देते हैं, वो सुनते हैं बात। और मेरे को सर्विस सेंटर से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है बिहेवियर एंड एक होता है बिहेवियर और दूसरा होता है काम। काम इंसान ही करते हैं, 19-20 हो जाए तो चलेगा, लेकिन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जब मैं कुछ बोलूं तो सुन के उसको समझने की कोशिश करें, और समझ के अगर मैं सही कह रहा हूं
तो उसको ठीक करें। ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है जो कि मुझे वहाँ से मिलता है। वो सुनते हैं मेरी बात को, सुनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम देखेंगे सर, अगर ये इशू होता है, इट इज़ एन इशू, हम उसको फिक्स करेंगे। अगर इशू नहीं है तो मुझे समझा भी देते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये इशू है, वो मुझे बताते हैं। वो ज़बरदस्ती ये नहीं कहते कि ये इशू नहीं है, ऐसा कोई नहीं इंसिडेंट तो मेरे साथ नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट वेयर में एज सच बैटरी भैया सबसे बढ़िया चली है मेरी 1,10,000 किलोमीटर। 1,10,000 किलोमीटर में बैटरी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। बटन दबाओ स्टार्ट होता था, बटन दबाओ सारे इलेक्ट्रॉनिक चलते थे मस्त। 1,10,000 में वो मर गया। जैसे ही मैं सर्विस करवा रहा था, सर्विस ख़त्म, बैटरी डेड, और मुझे वहीं के वहीं बैटरी चेंज करवानी पड़ी, जिसका कॉस्ट अगेन 7,000-8,000 रुपीज़ है। बट इमीडिएटली आई गॉट द बैटरी रिप्लेस्ड एंड नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग फाइन। सो 1,10,000 किलोमीटर आई बिलीव इज़ ए वेरी गुड टाइम फ्रेम फॉर ए बैटरी लाइफ। मतलब मैं किलोमीटर्स में गिनता हूँ, मैं कभी ईयर्स में नहीं गिनता हूँ। एंड एक्सटेंडेड वारंटी, ऑफ कोर्स यू शुड गेट एक्सटेंडेड वारंटी, बिकॉज महिंद्रा का जैसा वारंटी शायद ही कोई कार कंपनी देती होगी। पार्ट ख़राब है, रिप्लेस करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने 27,000 की सर्विस में भी बताया था। जैसे कि ये हैंडल है, ये आप देख सकते हैं, ये हैंडल, इसको पुश करेंगे तो ये लॉक होता है, फिर से पुश करेंगे तो अनलॉक होता है। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ था, जब आप पुश करो ना कुछ नहीं होता था, पुश करो अनलॉक नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सर ये पार्ट ख़राब है, हम ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर करते ही उन्होंने 10 दिन के बीच में पार्ट आ गया, एंड जैसे ही पार्ट अवेलेबल हुआ उन्होंने रिप्लेस कर दिया। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो हिचपिच, नथिंग, बिंदास एकदम। सिमिलरली मेरे स्टीयरिंग रैक में एक छोटा सा इशू था जो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। ज़रा मैं कैमरे के पीछे जाके बताता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप आपको दिख रहा है, बेसिकली इस टायर का इनर वॉल जो है वो आपके लोअर आर्म में टच हो रहा था, एंड वो जो व्हील आर्च है उसमें भी टच हो रहा था। अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, टायर घुमाऊँ तो आपको दिखेगा भी। तो उसका इशू ये था कि मेरा स्टीयरिंग रैक हल्का सा बेंड था पूरे एंड में। उसकी वजह से हमने सस्पेंशन चेंज करा, स्ट्रट्स चेंज करे, नकल चेंज करा, एंड हमने स्टीयरिंग रैक को भी चेंज करा। एंड एज सुन एज इट वॉज चेंज्ड, ओह ऑसम, इट गॉट फिक्स्ड। बट इन ऑर्डर टू डायग्नोज द इशू दे टुक ऑलमोस्ट 6 months, and that was kind of impatient time during which I wanted to sell off the vehicle even. मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं होगा और मैं ऐसी गाड़ी नहीं चला सकता। मेरे साथ बड़ी दिक्कत थी इस चीज़ की। मेरे को गाड़ी चाहिए तो परफेक्ट चाहिए। इसी परफेक्शन की वजह से मैं वो बेचने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन उन्होंने इसको डायग्नोस किया, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एज आई टोल्ड, एंड दे फिक्स्ड इट, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि हाँ इस गाड़ी को रखना है। एंड दे फिक्स्ड इट, दे एक्नॉलेज्ड इट, दे चेंज्ड इट अंडर वारंटी, एंड इट गॉट फिक्स्ड परफेक्टली फाइन। अभी एक और पॉइंट मैं छोड़ दिया शायद एक्सटेंडेड वारंटी में। हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी में मेरे को सिर्फ एक ही कंप्लेन है, वो ये है कि भैया मेरी गाड़ी चल गई है 2 साल में 1 लाख किलोमीटर। 50,000 चलाने के लिए मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने लगेंगे, उसके बाद मेरी वारंटी ख़त्म। जबकि आपकी मेरी 5 साल की वो थी एक्सटेंडेड वारंटी की, डेट के हिसाब से थी, डेज के हिसाब से। तो अब 5 साल में यूज़ ही नहीं कर सकता ना, मतलब एक्सटेंडेड वारंटी को यूज़ नहीं कर सकता। तो वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मेरा एक्सटेंडेड वारंटी तो ख़त्म हो गया भैया। या तो महिंद्रा ऐसे करे कि 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर कर दें, या फिर बोले कि नहीं भाई कुछ और कर दे, जो मुझे नहीं पता क्या कर दे, लेकिन कुछ तो करे। क्योंकि अनलिमिटेड किलोमीटर होता तो मैं पूरा रिलैक्स होकर 5 साल तो चला ही लेता आराम से। अभी जब ये ख़त्म हो गया तो मेरे को ऐसा फील होता है कि अब कैसे होगा। तो अगला टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 चीज़। एक है इसका इंटीरियर मटेरियल्स का, और दूसरा है इसका एक्सटीरियर मटेरियल का। ये 2 चीज़ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा। सस्पेंशन एंड चेसिस वाइज, सस्पेंशन आप सभी को पता है, सस्पेंशन आवाज़ करती है। इसके सस्पेंशन को हमें कुछ भी आप कर लीजिए, जितनी टॉर्किंग करवा लीजिए भैया, ये आवाज़ करेगी, चिल्लाती बहुत है। लेकिन FSD बढ़िया काम करती है।
FSD क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग। मस्त काम करता है, मक्खन की तरह चलता है खड्डों में, लेकिन चिल्लाती बहुत है। ये चिल्लाना इसका बंद करना है तो पता नहीं महिंद्रा को ही कुछ मैजिक करना होगा, हमें तो नहीं पता कैसे होगा। और ब्रेक का लाइफ मैं बता दूंगा, ब्रेक की क्वालिटी मैं बता दूंगा। उसके बाहर है हमारे पास इंटीरियर मटेरियल एंड एक्सटीरियर मटेरियल, जो मैं आपको अभी वॉक थ्रू करा देता हूँ। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर मटेरियल। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये कहाँ दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा, ये जो है ये चिपिंग है। महिंद्रा की ये जो पेंट है इतनी ज़्यादा थिन है कि यहाँ पे चिपिंग काफ़ी जल्दी होता है। ये देखिए यहाँ पे चिपिंग है, मेरे पिलर्स में चिपिंग है। यहाँ पे देखिए ये चिपिंग है, यहाँ पे चिपिंग है, ठीक है। तो मेरे को इससे इसके पेंट क्वालिटी से बस यही एक क्या कहते हैं उसे, एक दिक्कत है कि भैया यहाँ चिपिंग बहुत होती है। ये पेंट बहुत पतला है, बहुत ही पतला है, और आप अगर इसको थोड़ी सी भी पेपर रब कर दो ना तो ये वाइट हो जाती है। तो आप इसको ट्रेडिशनल वे में जो पेंट वगैरह ठीक करते हैं ना, करेक्शन करते हैं रबिंग वगैरह करके, आप ज़्यादा रबिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वाइट हो जाएगी। तो ये थोड़ा महिंद्रा को देखना चाहिए, उसके जो है माइक्रोम में है थिकनेस, उसको थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। इंटीरियर में ये देखिए, ये मेरी सीट है ये ड्राइवर सीट है। ये भैया जीन्स के कलर लग गए। अब आप बोलेंगे मेरा जीन्स घटिया था, भैया जीन्स सस्ते वाले पहनते हो। नहीं भाई, मैं लिवाइस के जीन्स पहनता हूँ, सिर्फ लिवाइस के ही पहनता हूँ क्योंकि उसी की फिटिंग आती है, मैं उसी की पहनता हूँ। अब अगर उस जीन्स के भी कलर लग जाते हैं, ये साफ़ नहीं होता। इसमें कुछ तो हमें सॉल्यूशन दे दो जो साफ़ कर सकें। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा प्रॉब्लम होता है ये जो ऊपर के जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना डोर के पास, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाथ के दाग लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि भैया जो सर्विस वाले करते हैं ना, वो कभी कभी यहाँ ऐसे कैसे दिखाऊं, ये जो है ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं तो इसमें हाथ का दाग आ जाता है। अब उनका हाथ होता है गंदा, बिकॉज दे आर डूइंग मैकेनिकल वर्क एंड दे आर ऑलवेज डीलिंग विद ग्रीस एंड ऑल दो स्टफ। तो उसकी जो काला होता है ना, वो काला लग जाता है और उसको साफ़ करना बड़ा ही दिक्कत होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि या तो उन्हें हैंड ग्लोव्स दो जो पूरे नीट एंड क्लीन हो, जो एटलीस्ट कस्टमर की गाड़ी को बर्बाद न कर दें, ठीक है ना। और तीसरा मेरे को दिक्कत है इस चीज़ से, ये जो पियानो ब्लैक है, ये दिखता तो बहुत सेक्सी है लेकिन इसमें स्क्रैचेस बहुत आते हैं भैया। आप देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें स्क्रैचेस बहुत हैं। इसको बहुत प्यार से रखना होता है, बहुत प्यार से इसको केयर करना होता है, वरना ये तो एकदम पुराना ही लग जाए। मैं तो पैनल चेंज करवाने के लिए भी सोचा हुआ था। तो ये है इंटीरियर का रिव्यू। एक्सटीरियर का मैंने ऑलरेडी बता दिया। पेंट का इशू है, पेंट मुझे पसंद नहीं है, पेंट बहुत पतले हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी बताया था, रेंज वगैरह बता दिए थे, किलोमीटर कितनी माइलेज वगैरह आती है वो मैंने बता दिया। एक है जो मैं शेयर करना चाहता था, मैंने एक्सेल मेंटेन कर रखा था, वो है आपका फ्यूल कॉस्ट। इन ऑर्डर टू ड्राइव द व्हीकल फॉर 1,12,000 किलोमीटर आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 8,12,000 रुपीज़, एंड वो मोटा मोटा ट्रांसलेट होता है 8,692 लीटर्स के आसपास। तो आप अगर देखेंगे वो मोटा मोटा माइलेज कैलकुलेट किया जाए तो भैया कितना आता है, शायद 14, 15 या 11, 13 आता होगा। आप डिवाइड कर लीजिए, मुझे इतना मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, बट येस यही 11 से 14 के बीच में आता होगा। दैट इज़ अबाउट फ्यूल। एंड ऑलरेडी मैंने मेंटेनेंस का कॉस्ट शायद आपको बताया नहीं, कॉस्ट मैं बता देता हूँ, इंक्लूडिंग पेंटिंग चार्जेस एंड रेगुलर मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, एवरी अदर पार्ट चेंज, वट एवर हैज़ बीन चेंज टिल डेट। ये जो गाड़ी है इसने मांगा है 2 लाख रुपए 2 साल में, या फिर 2 साल आप मत बोलिए, आप बोलिए 1,12,000 किलोमीटर में 2 लाख रुपए। रेगुलर सर्विस के खर्चे हैं जैसे पार्ट्स और फ्लूइड्स वगैरह, वो बहुत ही कम है। मेरा जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो पेंट एंड पेंटिंग बॉडी वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। खासकर जो पीछे का क्रैश गार्ड है वो मैंने 6 बार चेंज करवा दिया, क्योंकि मैं हमेशा फाइबर का यूज़ करता था और आए दिन कोई ना कोई पप्पी दे जाता था पीछे से, है ना। इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह, आपका इंश्योरेंस जो मेरा पहला इंश्योरेंस था दैट कॉस्टेड मी टू मच, मेरे को लूटा गया था, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। दैट वाज समवेयर अराउंड 1,10,000 एंड
लेकिन जब मेरा सब्सिक्वेंट इंश्योरेंस था, जब फर्स्ट इंश्योरेंस दैट आई रिन्यूड आफ्टर परचेजिंग द व्हीकल, that costed me around 35k, and the second insurance that I purchased, that also costed me around 34 or 33k. So insurance cost is that much. It's not that that huge value as compared to the vehicle value. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कैपेबिलिटी में इस गाड़ी की बड़ी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई, इसको आप नॉन स्टॉप दौड़ाते रहो, यहाँ से दिल्ली दौड़ाते रहो, गाड़ी की इंजन बंद मत करो, आप बस ड्राइवर बदलते जाओ और दौड़ाते जाओ, बदलते जाओ दौड़ाते जाओ, ये बंद मना नहीं करेगी। आप इसको एंड्योरेंस टेस्ट जैसे भी करना है, जहाँ भी करना है कर लो, ये दौड़ती रहेगी, बस खाली फ्यूल भरते वक्त बंद कर देना, ये सजेशन है। कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक पोजीशन मैंने बता दिया, नॉइज़ इंसुलेशन काफ़ी बढ़िया है, साउंड प्रूफ है। हाँ, साउंड से याद आया, म्यूज़िक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में मैंने बताना भूल गया। वी ट्राइड विद मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स एंड ऑल, एंड फॉर माई फैमिली वी आर प्रीटी मच हैप्पी विद दैट। कुछ लोग बोलते हैं JBL अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं हरमन कार्डन अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बोस अच्छा है, लेकिन इसमें भी जो स्पीकर्स दिए हैं दोज आर सोनी स्पीकर्स। कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ ओनली द ट्विटर्स, दोज आर ऑफ सोनी। व्हेन आई आस्क्ड इन द सर्विस सेंटर में भी उन्होंने मुझे टोपी पहना दिया, और मैं टोपी पहनने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि सिर्फ लेबलिंग के लिए सोनी वाज चार्जिंग ह्यूज अमाउंट, दैट्स व्हाई दे डिडंट पुट द सोनी लेबल, बट इट इज सोनी स्पीकर। सो इट्स ओके इफ द स्पीकर इज ऑफ सोनी और नॉट सोनी एज वेल, बट द ऑडियो डिलीवरी इज क्वाइट गुड, सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट। एंड फ्यूल रेंज हो गया, स्टोरेज एंड कार्गो स्पेस, ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरेज एंड कार्गो स्पेस। आप लोगों को क्या दिखाना स्टोरेज एंड कार्गो स्पेस, ये तो ऑलरेडी काफ़ी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आ गए हैं कि आपको क्या बताना। ये देखिए, ये स्टोरेज एंड कार्गो स्पेस है। ये मैं हमेशा पीछे वाले सीट जो है वो फोल्ड करके रखता हूँ। यहाँ पे हमारा पूरा कैंपिंग का सामान चलता है हमारे साथ, और हम छोटी मोटी कैंपिंग कर लेते हैं, तो इट्स मोर देन एडिक्वेट। हमारे सारे ट्रिप में तो काफ़ी सामान ले जाता है। हाँ, वी आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। एंड अगला पॉइंट है हमारे पास ड्राइवर असिस्टेंट एंड सेफ्टी। यस, ADAS इज़ फुल प्रूफ। जो लोग गाड़ी को ABS बंद करके चलाते हैं, मेरा उनसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप ABS ऑन करके चलाइए। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आई वॉज ड्राइविंग एट ऑलमोस्ट 100 इन द नाइट। लाइट अच्छी है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, रोड अच्छे थे। इन बिटवीन रायपुर टू संबलपुर, रात में रायपुर रोड के बीच में गाय बैठे होते हैं, और काले गाय अक्सर दिखते नहीं, जो कि ये बहुत कॉमन सिनेरियो है ऑन MP मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के हाईवेज में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के हाईवे में। इस केस में मेरे को गाय दिखे नहीं थे, लेकिन ADAS ने खुद ब खुद, ABS ने खुद ब खुद ब्रेक मारा था, उसने सेंस किया था और ब्रेक भी मारा था। इससे हमारी जो एक बहुत बड़ा मिसहैप होने वाला था वो बच गया। तो मैं सबसे विनम्र रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई आप ABS ऑन करके चलो, वो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। आपने पैसे दिए, यूज़ क्यों नहीं करते उसको। हाईवे में स्टेबिलिटी बता दिया मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस बता दिया मैंने, ओवरऑल रोड ट्रिप बता दिया मैंने। प्रोज एंड कॉन्स, येस, प्रोज इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, रिलायबल, महिंद्रा सर्विस नेटवर्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन यूज़ इट अप टू द ब्रिम, एंड ऑफ कोर्स कहीं फैटिग नहीं होगी। कॉन्स, सस्पेंशन नॉइज़, भैया बहुत चिल्लाता है, बहुत 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 चिल्लाता है। कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत चीप लगते हैं, जैसे कुछ फाइबर्स हैं जो लगते हैं चीप हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्स मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू द ड्राइविंग कंडीशंस। मेरी ड्राइविंग सबसे ज़्यादा बेंगलोर की ट्रैफिक में, उड़ीसा की ट्रैफिक में 50-50, क्योंकि मैं बेंगलोर में आधे दिन रहता हूँ, उड़ीसा में आधे दिन रहता हूँ, और 70% जो है मेरी ओवरऑल किलोमीटर में से 70% मेरी हाईवे की ड्राइविंग है। हाईवे में बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इट इज़ वेरी गुड। बट ट्रैफिक में भी ये बढ़िया है, लेकिन बल्कि है तो आपको बड़े प्यार से चलाना होता है, बड़े आराम से चलाना होता है, नहीं तो ये बहुत उग्र तरीके से रिएक्ट करता है। इसके पिकअप के सामने वाले गाड़ी को ठोक दिया जाएगा या पीछे वाली गाड़ी ठोक देगी आपको, ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट, इट्स ए प्रोज अगेंस्ट लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड कोई ऐसा सच वेरेंटियर में सिर्फ मैंने आपको जो दिखाया इंटीरियर वेरेंटियर, पेंट का वेरेंटियर मैंने आपको दिखाया। राइड क्वालिटी में कोई डिक्लाइन नहीं है, रैटल्स नहीं है, कहीं पे कोई रैटल नहीं है, कोई फाइबर बचती नहीं है।
ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आज तक बजा नहीं है मेरा, अगर आपका बज रहा है तो आप ज़रूर जाके दिखाइए। एक मेरा फाइबर बज रहा था, जो कि मेरा हीटर कोर का पाइप मेरे फाइबर से टच हो रहा था एंड इट वाज वाइब्रेटिंग। तो उसके बीच में हमने एक स्पॉन्ज आता है, वो गिर गया था, वो निकल गया था, तो उसको उन्होंने लगा दिया एंड इट गॉट रेक्टिफाइड। और बढ़िया है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है एज सच। एक चीज़ और मैं बता दूं, मेंटेनेंस में पैड एंड डिस्क है, ये अगले सर्विस में चेंज होने वाली है। और ये मेरा 5वां ब्रेक पैड है, पीछे का चौथा। और in the next service like 1,20,000 kilometer I will change it like all the 4 discs as well as the brake pads। तो ये मेंटेनेंस आपको रेगुलर मांगेगी। जिन लोगों की ब्रेक पैड की लाइफ कम है उनको अपने ड्राइविंग स्टाइल में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए एंड वंस दैट इज सॉर्टेड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। एक छोटा सा रिव्यू जिसको हमने थोड़ा मोटा कर दिया लेकिन इस रिव्यू के ज़रिए मैं ये बताना चाहता था कि ये गाड़ी बहुत रिलायबल है। अगर मुझे मौका मिले कि ये गाड़ी को दोबारा ख़रीदना है, यस आई विल डेफिनेटली डू, बट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कोर्स बिकॉज इट डजंट हैव द वेंटिलेटेड सीट एंड ऑल दोस। सो उसके लिए मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। अगर किसी को रिकमेंड करना हो, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड इट बिकॉज दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव वर्जन एंड दिस ऑल व्हील ड्राइव कम्स at the cost in which other competitors are selling 2-wheel drives और more price they are selling with। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप, मैं इसको आने वाले कितने सालों तक रखने वाला हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि इसको आने वाले और 2 लाख किलोमीटर तक तो ज़रूर चलाऊँगा, क्योंकि ये इतनी रिलायबल है कि मुझे इसको मन ही नहीं करता कि मैं इसको छोड़ूँ। So with that, I would like to conclude this ownership review, my personal point of view, and of course आप देख रहे होंगे शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम हो गया होगा वीडियो में। With that, I would like to conclude this review. Please share your point of views, how you think this review is.